स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक था, हमने उसको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे छोड़ा था कि हमें संसाधनों का विकास क्यों करना पड़ता है। और उसमें हम डिप्लीशन से स्टार्ट कर चुके थे। डिप्लीशन में मैंने बताया था कि सब जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं, और उसका कम होने का रीज़न क्या था मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से फिर बता रहा हूँ। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग डूइंग द थिंग्स इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गाड़ी धोते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं, सेब बनाते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस? ये सब कुछ वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है संसाधनों का, अंधाधुंध, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नासमझी से इनका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहे हैं, संसाधन कम हो रहे हैं, और उसी वजह से इनको हमें विकसित करने के प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचय, संसाधनों का संचय। संचय का मतलब है एक जगह इकट्ठे कर लेना। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर पुअर पीपल हैव लेस रिसोर्सेज देन द रिच पीपल। ऑल द रिसोर्सेज हैव द रिच पीपल। जितने भी रिच पीपल हैं इंडिया के अंदर, जितने अमीर लोग हैं, उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, और जो गरीब हैं उनके पास बचा खुचा आता है। जो चीज़ें अमीरों के हाथ में नहीं आती या जो बच जाती हैं वो गरीबों के पास आती है। तो संसाधन जो हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो लैंड है यानी कि ज़मीन है जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, या और कोई भी रिसोर्स जो हम अपनी दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो बहुत गलत है, बहुत अनइक्वल है, असामान्य है। उसमें असमान वितरण की वजह से ज़्यादा जो संसाधन है वो अमीर लोग प्रयोग कर रहे हैं, और गरीबों के पास उन संसाधनों का जो बंटवारा वो ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से संसाधन जो हैं वो कम हो रहे हैं। उसके बाद इन सारी समस्याओं से डील करने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मोर देन 100 नेशन, 100 से भी ज़्यादा देश, ब्राज़ील की जो राजधानी है, ब्राज़ील के अंदर एक रियो डी जेनेरो नाम का प्लेस है, इन सारी समस्याओं को लेकर के 100 से ज़्यादा देश वहाँ इकट्ठे हुए, और इस बात के लेकर के चर्चा की गई कि इन संसाधनों को बचाकर कैसे रखें, इन संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग कैसे करें कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को इन संसाधनों तक को हम पहुंचा सकें, ताकि वो भी अपने जीवन में इन संसाधनों का प्रयोग कर सके, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। इस बात को लेकर के, इस समस्या को लेकर के 100 से ऊपर देश रियो डे जेनेरो में इकट्ठे होते हैं, और उसको बोलते हैं रियो समिट। रियो समिट। अब रियो समिट के अंदर एक कंसेप्ट निकल करके आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको सतत विकास कह सकते हैं। सतत विकास। सतत विकास की जो अवधारणा है, रियो डी जेनेरो के अंदर जो क्लाइमेट समिट हुआ था, जलवायु सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये जो अवधारणा है वो निकल करके आई। और इसका अर्थ क्या होता है? सतत का मतलब आप समझते हो, सतत का मतलब है लगातार चलने वाली चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, और विकास का मतलब है विकास, आपको पता ही है। तो सतत विकास का अर्थ क्या है कि आज हमारे पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि वो एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना करें, वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, और भविष्य के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, और या हमारे जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ ना करें, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास भी इन संसाधनों को हम पहुंचा सके। वही कहलाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमने अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमने अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, और हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखना है कि कहीं उनका जीवन संकटों का घर ना हो जाए, उनको संकटों का सामना ना करना पड़े। जैसे अगर हम जल को आज ही यूज़ कर लेंगे
हम धरती पे जो जल संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, और अगर हम उनका गलत प्रयोग करते रहे, डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन उसका करते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? सूखा हो जाएगा सारा क्षेत्र, तो पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को। ऐसी चीज़ ना हो उसको लेकर के रियो डी जेनेरो में एक समिट हुआ, और उसके अंदर एक कंसेप्ट पे काम किया गया, एक कंसेप्ट निकल कर सामने आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा। और इसके 3 पार्ट उन्होंने रखे कि पहला एनवायरनमेंट को बचाना है, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा, नीड्स भी आपकी पूरी करनी है, यानी आपकी जो ज़रूरतें हैं उन संसाधनों से वो पूरी करनी है। और तीसरा, नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखना है कि उनको भी कोई नुकसान ना हो, उनके यूज करने के लिए ये संसाधन बचे रहें। अगर ये तीनों चीज़ हम साथ साथ चलाते हैं, ये तीनों चीज़ साथ साथ चलती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम सतत विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और आज की मतलब जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रियो समिट के अंदर एजेंडा नंबर 21 कहा गया, इसको हम एजेंडा नंबर 21 कह सकते हैं, या इसको कहा गया। अगर हमें संसाधनों का विकास करना है तो एक प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा। प्लानिंग कैसे? अब सपोज करिए कि आप लोगों के यहाँ सौर ऊर्जा बहुत है। हम कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल, कुछ रीजन का एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, मैं 3 स्टेट का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करने जा रहा हूँ। राजस्थान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद लद्दाख। ये तीनों रीजन ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां बहुत वैरायटी पाई जाती है। अब जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत है, सौर एनर्जी बहुत है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वाटर रिसोर्सेज, पानी के संसाधन नहीं है, पानी की कमी है, रेगिस्तान है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां वाटर रिसोर्सेज, पानी के संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, वाटर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन बारिश भी बहुत होती है, और बारिश का पानी जब हम इकट्ठा नहीं कर पाते तो वो फ्लड का रूप धारण कर लेता है। तो पानी को एक जगह उसको कंजर्व करने की कोई व्यवस्था नहीं है अरुणाचल प्रदेश के पास। यानी कि वाटर रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? संस्थागत ढांचा। हमारे पास वो साधन, हमारे पास वो तकनीक नहीं है कि उस पानी को डैम बनाएं या उसको एक जगह इकट्ठा करें और जब जरूरत हो उस पानी को यूज करें। ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर वाटर रिसोर्सेज नहीं है, विंड एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी बहुत है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ वाटर रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और लद्दाख के अंदर क्या चीज़ है? लद्दाख एक हेरिटेज के हिसाब से, हेरिटेज कल्चर के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोस्पर, सबसे ज़्यादा समृद्ध एरिया है, सबसे ज़्यादा समृद्ध रीजन है। यहाँ हर धर्म के, हर जाति के, और ये कहें कि बिल्कुल वैरायटी है, हर चीज़ की वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर ना तो वाटर रिसोर्सेज है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों में से कोई चीज़ नहीं है। वाटर है तो कैसा है? यहाँ पर 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है और इसको सूखा मरुस्थल कहते हैं, ठंडा मरुस्थल, सफ़ेद बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं होता, और इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो प्लानिंग क्या करेगी? प्लानिंग के करने से हम ऐसा काम करेंगे कि जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है वाटर रिसोर्सेज पहुँचाएंगे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाएंगे, जहाँ दोनों नहीं है वहाँ पर दोनों पहुँचाएंगे। जैसे यहाँ वाटर रिसोर्स नहीं है तो वाटर, अगर हम यहाँ से पानी को यहाँ तक पहुँचा सकें तो ये भी समृद्ध हो जाएगा, और अगर यहाँ के पानी को हम इकट्ठा कर सकें, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये भी समृद्ध हो जाएगा। और यहाँ अगर इन दोनों चीज़ों को पहुँचा सकें, वाटर को भी पहुँचा सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकें, तो ये भी समृद्ध हो जाएगा। तो ऐसी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारी जो नेशनल प्लानिंग है,
हम पूरे कंट्री के लिए एक नेशनल प्लानिंग बनाते हैं कि सारे देश का विकास कैसे हो, और संसाधनों का विकास करने के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं वो दोनों चीज़ें आपस में तालमेल करती हुई होनी चाहिए, आपस में दोनों का तालमेल होना चाहिए, तभी हम रिसोर्सेज को ठीक ढंग से डेवलप कर पाएंगे अगर हम प्लानिंग का यूज़ करते हैं। तो ये प्लानिंग होती है। तो बच्चों, आप लोगों ने जैसा कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज को हम रिसोर्सेज कब कहते हैं, रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं, और कौन कौन से रिसोर्सेज हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, किन को हम पोटेंशियल कहते हैं, किन को हम डेवलप कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को या इससे पहले वाले जो 2 या 3 वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ डिलीवर किए गए हैं लेक्चर, उनको आपने ध्यान से देखना है, ताकि आपको इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर जो कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को देखने के लिए आप धन्यवाद, और इन वीडियोज़ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच।